ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ફરી ઓનલાઈનમાં મળીશું. આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં 16મો પાઠ લઈશું. બરાબર. 16મો પાઠ છે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ગુરુ શિષ્યનું સંબંધ. ભારતીય संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલાક ક્લાસમાં અમારે 15મો પાઠ ચાલતો હોય, 14મો પાઠ ચાલતો હોય, પણ આપણે 16મા પાઠથી ઓનલાઈનનું કામ શરૂ કરીશું. विद्यार्थी मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति पहले से हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं. गुरु शिष्य के संबंध में काफ़ी बातें आपने सुनी होगी. पुराने ज़माने में, पुराने समय में ऋषि मुनियों और जो गुरु होते थे उनका आदर कर किया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था. शिष्य भी वैसे ही होते थे जो गुरु का कहा मानते थे. गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए. इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि सबसे पहले किसको हमें प्रणाम करना चाहिए. तो भगवान से पहले गुरु का महत्व बताया है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं. तो आइए हम गुरु शिष्य के संबंध के लिए क्या कहते हैं. आज गुरु शिष्य की व्याख्या अलग हो चुकी है. वे परंपरा हम भूल चुके हैं जो भारतीय संस्कृति की थी. अब वर्तमान प्रणाली कैसी है उसे हमें देखना है. ठीक है, बराबर ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि अब जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ना रहेगा तब तक हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है. हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है. किसकी बोलबाला है? व्यावसायिक संस्कृति की. थोड़े बहुत विशेषण शब्द आते हैं इस गद्य के अंदर, तो आप भी लिखते जाइए आपके नोटबुक में. जैसे भारत, उसका विशेषण है भारतीय. वैसे समाज का विशेषण है सामाजिक. वैसे और एक शब्द है व्यवसाय, उसका भी विशेषण है व्यावसायिक. ठीक है. तो लेखक के अनुसार इसी कारण गुरु शिष्य के संबंध में परिवर्तन आया है. पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था. धर्म संबंधी और आत्मा संबंधी जो बातें होती हैं उसे आध्यात्मिक कहते हैं. तो शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था. अनुष्ठान यानी ध्यान.
शिक्षण पाने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है, वह ध्यान और वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। ये शिक्षा का महत्व है। आज की प्रणाली है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु संबंध का भी एक तदानुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी होते जा रहे हैं। पुराने समय में गुरु वेतनभोगी नहीं थे, न शिष्य ही निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं थी। हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार बताए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, गुरु शिष्य के संबंध में पुराने समय में क्या व्याख्या थी और आज ये व्याख्या कैसे बदल गई है, उसका आपने परिचय पाया। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम तथा मंदिर के समान माने जाते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। आज की परिस्थिति क्या है आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे विद्यार्थी मित्रों, ठीक है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। शिष्य कैसे होते थे? पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा का दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक आपने भारतीय संस्कृति के दर्शन किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ऐसी बातें बताई जाएगी जो हमारे देश में बन गए हैं, महान लोग हो गए हैं गुरु के समान। ऐसे लोगों का परिचय दिया जाएगा। जैसे पहले विवेकानंद की बातें आती हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। यह हमारी मूल्यांकन दृष्टि है, क्योंकि हम हमारे आसपास जो महान लोग रहते हैं, जो किसी न किसी विषय में बड़े अव्वल रहते हैं, पर हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता, क्योंकि जब तक दूसरे लोग उसका महत्व नहीं बताते, तो यहाँ हमारी मूल्यांकन दृष्टि में गलती है, ठीक है। तो विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, और जब अमेरिकन लोगों ने उसका नाम लिया, कमा लिया, उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया विवेकानंद जी ने, तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, तो बंगाली लोग दौड़े राग आलापते हुए, अमादेर ठाकुर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई पूछता ही नहीं था, पर जब उसे विदेशों में मान मिला तो लगा कि आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, और ये हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें पड़ी है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, हमारे देश में शिक्षा पाने के लिए मैक्स मुलर नाम के एक व्यक्ति ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग समान मानते हैं। लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने के बराबर है। व्यर्थ प्रयास है। हमारे देश में भी यही हालत है।
हमारे देश की तो बात है, क्योंकि लोग विलायत जाना अच्छी बात मानते हैं, बड़ा आकर्षण है विदेशों के प्रति। ऐसे लोगों को गणित सिखाना गधे को गणित सिखाने के बराबर है। मतलब हमारे देश में शिक्षा वही पाकर हमारे देश में ही रहना है। हमें हमारी शिक्षा का ज्ञान हमें विदेशों में नहीं देना है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया था। पहलवान कौन था? गामा। किस में पहलवानी थी उसकी? कुश्ती में। उन्होंने चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकता से उनके निकट पहुंचकर कहा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है, मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर है। हमारी यह परंपरा है कि आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक ये गद्य को समझाया है। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से मेरी गद्य की समझ को समझ पाए होंगे। अब मुझे क्या काम करना है, मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कुछ सवाल लिखवाती हूँ। आपको ये सवाल के जवाब लिखने हैं। मैं प्रश्न यहाँ पर लिखती हूँ, जिसे गृह कार्य कहते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 1, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? दूसरा सवाल, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला
काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? ये प्रश्न के उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं जवाब के साथ। अब हम बाद में मिलेंगे। नमस्कार।